Everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do a subsection of Unit 3. Unit 3 is Gender Identity Disorder. Unit 3 is from Block 4 MPCE 021, that is MAPC second year counseling psychology students. This video is for you guys. ऑलरेडी मैंने आपको जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर क्या होता है उसके ऊपर वीडियो बना के दिया है, जिसमें आपने जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर के बारे में पढ़ा। एंड देन सेकंड वीडियो जो आया था उसमें मैंने आपको क्राइटेरिया और सिम्टम्स बताए थे, जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर आप कैसे पता लगाएंगे। थर्ड जो था उसमें हमने कॉजेज़ पढ़े कि क्या क्या कारण हो सकते हैं जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर के। और आज जो आखिरी वीडियो है इस यूनिट से उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि क्या ट्रीटमेंट दें जिनको जीआईडी होता है, जिनको जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर होता है, उनको कैसा ट्रीटमेंट दें जिससे कि वो हम उनकी लाइफ को बेटर बना सकें। सो कई तरह के ट्रीटमेंट हम पढ़ेंगे। इससे पहले कि मैं ये टॉपिक शुरू करूं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी। पहली चीज़, जहाँ पे भी आप पिंक हाईलाइट देखते हैं इसका मतलब ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड आपको इसको अच्छे से समझना है और करना है तैयार। दूसरा, इस यूनिट से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगे, तो प्लीज़ लिंक वहाँ डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाके आप चेक कर लें। जो अगर लिंक क्लिक नहीं होते हैं यानी कि वो शेड्यूल्ड वीडियोज़ हैं जो आगे फ्यूचर में आएंगे, इसलिए यू नीड नॉट टू वरी। अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में ही पता करना चाहते हैं, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ही सारे वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में क्लिक करें। प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट कोड वाइज मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। आप अगर सब्जेक्ट कोड वाइज कोड पे क्लिक करेंगे प्लेलिस्ट में जाके, तो आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। जो भी सब्जेक्ट्स मैंने कवर किए हुए हैं, अगर मैंने पूरा सब्जेक्ट कवर कर लिया है तो ब्रैकेट में आपको प्लेलिस्ट का जो नाम होगा उसमें फुल सिलेबस करके लिखा हुआ साइड में नज़र आएगा, तो उससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये सब्जेक्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है आप लोगों का। सो दिस प्रोसेस इज़ गोइंग ऑन सिंस द लॉकडाउन स्टार्टेड, यानी 2020 में मैंने शुरू किया था ये वीडियोस बनाना एंड अब तक ये सिलसिला चल रहा है। मुझे अच्छा रेस्पॉन्स मिला आप लोगों से, इसीलिए ये मैं कंटिन्यू कर रही हूँ वीडियोज़ बनाना एंड आई होप ये फ्यूचर में भी जितने भी लोग पढ़ लिख रहे हैं सबके काम आएगा। सो इसीलिए मेरे वीडियोज़ को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करें और कमेंट्स भी करते रहें, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, मोटिवेट करते हैं और आपके मोटिवेशन से मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ। सो इसी पर्पस से मैंने ये वीडियोस बनाया था कि सबका फ़ायदा हो जाए, सिंस क्लासेस सबको प्रॉपर नहीं मिल पाती। सो ये कॉमन जनरल आइडिया को लेकर ये कर रही हूँ मैं आज काम। तो ये आज का जो टॉपिक है अपना ट्रीटमेंट के ऊपर हम बात करेंगे। क्यों ट्रीटमेंट ज़रूरी है जीआईडी के लोगों को, जीआईडी के पेशेंट्स जो हैं उनको ट्रीटमेंट क्यों देना पड़ता है। बेसिकली हम ट्रीटमेंट इसीलिए देते हैं क्योंकि जिनको जीआईडी होता है वो एक ऐसे डिलेमा में होते हैं जिसमें वो कंफ्यूज होते हैं कि हम दुनिया को ये चीज़ बताएं कि ना बताएं, और बताएंगे तो क्या होगा, और ये सोच सोच के उनको डिप्रेशन हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है, उनका सेल्फ एस्टीम पे भी असर पड़ता है, जहाँ ये लोगों से खुल के ठीक से अपने आप को जाहिर नहीं कर पाते, उनकी पूरी लाइफ की क्वालिटी पे असर पड़ने लगता है। तो इनको अपने जेंडर से आइडेंटिफाई करने के लिए पॉजिटिवली बहुत ज़रूरी है कि हम साइकोसोशल थेरेपी सेशंस दें उनको। और साइकोसोशल थेरेपी सेशंस जब हम, स्पेशली ये बच्चों के लिए है क्योंकि बच्चे थोड़े नासमझ से होते हैं, उनको बहुत जल्दी डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, इसीलिए साइकोसोशल थेरेपी सेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं। इवन पेरेंट्स को भी हम देते हैं यही सेम थेरेपी, फैमिली को एक साथ भी दे सकते हैं या फिर इंडिविजुअली भी दे सकते हैं ये वाली थेरेपी। इससे उनका जो लेवल ऑफ एंग्जाइटी या डिप्रेशन है वो हम कम कर सकते हैं। इसमें बहुत यूज़फुल रहेंगी चीज़ें। यूरोप में अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस है इस चीज़ को लेकर, लोग जज नहीं करते। जैसे इंडिया जैसी कंट्री में बहुत जल्दी से जज करते हैं लोग, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है। ट्रीटमेंट सेंटर्स वहाँ पे पर्टिकुलर जीआईडी के लिए होते हैं। लंदन में मिलेंगे आपको, नीदरलैंड्स में मिलेंगे, जर्मनी में मिलेंगे, नॉर्थ अमेरिका में मिलेंगे, कनाडा में मिलेंगे, नॉर्थ अमेरिका मतलब कनाडा, टोरंटो, न्यूयॉर्क में मिलेंगे, कैलिफोर्निया में मिलेंगे। ऐसे बहुत जगह जगह पे इनके सेंटर्स बने हुए हैं जहाँ पे जीआईडी के जो अफेक्टेड लोग होते हैं उनको ट्रीट किया जाता है।
अगर हम एडोलेसेंस की बात करें तो स्पेशलिस्ट ये बताते हैं कि हमें जल्दी से डिसीजन नहीं लेना चाहिए। जो मतलब 18 साल से कम उम्र के जो लोग हैं उनके लिए हम ये डायग्नोसिस नहीं कर सकते। हम उनको ये नहीं बोल सकते कि आपको जीआईडी है। तो वो प्री मैच्योर डिसीजन होगा अगर हमने ऐसा किया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। स्पेशली छोटे बच्चे अगर ये भी बोलते कि हमें जेंडर चेंज कराना है तो भी हम नहीं करते इस चीज़ को लेकर, क्योंकि ये ठीक नहीं है, लीगली ठीक नहीं है, एथिकली ठीक नहीं है। क्योंकि हो सकता है मैच्योर होने के बाद वो बच्चा सोचने लगे, समझने लगे और वो ये जीआईडी का कंसेप्ट ही हट जाए उसके दिमाग से। ऐसा भी हुआ है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था। अगेन अमेरिकन जर्नल ऑफ साइकोथेरेपी जो है उसमें इन्होंने जीआईडी के बारे में बताया है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जब बड़े होते हैं, मतलब स्टडी ऐसा कहती है, ये 100% श्योर नहीं है, बट इस जर्नल में ऐसा कुछ निकला था जिसमें ये कहा था कि जो बच्चों को जीआईडी होता है वो जनरली होमोसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल हो जाते हैं। होमोसेक्सुअल मतलब सेम सेक्स के इंसान के साथ वैसे शारीरिक संबंध रखना। बाइसेक्सुअल का मतलब दोनों सेक्स के साथ, दोनों सेक्स के लोगों के साथ शारीरिक संबंध रखना, उसको बाइसेक्सुअल कहते हैं। सो ये इस तरह के लोग हो जाते हैं, ऐसा कहा गया है उस स्टडी में। नाउ हार्मोनल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट के ऊपर हम बात करेंगे कि हार्मोनल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या होता है, कैसे दिया जाता है। जो होमोसेक्सुअल एडल्ट्स होते हैं, ट्रांससेक्सुअल एडल्ट्स होते हैं, जो ट्रांससेक्सुअल मतलब जिनका सेक्स तो कुछ और है लेकिन उनका जेंडर की फीलिंग कुछ और है, यानी कि सपोज उसकी बॉडी में मेल पार्ट्स हैं लेकिन वो फीमेल जैसा फील करता है, उनको हम ट्रांससेक्सुअल कहते हैं। तो जो ट्रांससेक्सुअल एडल्ट्स होते हैं वो हमेशा हार्मोन और सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए रिक्वेस्ट डालते हैं। जनरली आप यही देखेंगे कि ऐसे जो ट्रांससेक्सुअल होते हैं वो ही इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट डालेंगे और वो चाहेंगे कि उनके जो बायोलॉजिकल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको दबा दिया जाए और जो अपोजिट सेक्स मतलब जिस तरह का वो जेंडर फीलिंग रखते हैं, जिस तरह का मतलब अगर लड़का लड़की अपने आप को लड़की मानना चाहता है तो उसका जो लड़के वाले कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें दबाने पड़ेंगे उसके शरीर में। और सो दैट वो वाले हमें कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी बॉडी में लाने पड़ेंगे जिससे वो कोरिलेट कर पा रहा है। यानी अगर वो लड़की जैसा महसूस करता है तो लड़की वाले उसकी बॉडी में हमें चीज़ें डालनी होंगी। जब हम ऐसा करते हैं तो ये सिर्फ एक ही डॉक्टर का काम नहीं होता, इसमें पूरी टीम होती है। तो टीम में कौन कौन शामिल हैं उनके बारे में मैं बता दूं। जो हेल्थ प्रोफेशनल जो भी शामिल है, तो टीम में एक तो साइकोलॉजिस्ट तो होता ही है, या साइकोलॉजिस्ट नहीं है तो साइकियाट्रिस्ट होते हैं। देन मेडिकल डॉक्टर होते हैं जो उसको ट्रीटमेंट देंगे। एंड देन सर्जिकल स्पेशलिस्ट भी होते हैं, यानी कि सर्जन्स भी होते हैं। और पूरा जो भी ट्रांजिशनिंग प्रोसेस है उसको सही से देखते हैं। क्योंकि सर्जरी का इरिवर्सिबल नेचर होता है, एक बारी सर्जरी हो गई वापस तो दोबारा होगी नहीं। इसीलिए जो कैंडिडेट है, कोई भी जो भी ट्रांससेक्सुअल एडल्ट आके बोलता है कि भाई मुझे सर्जरी करवानी है, तो हम उसको पहले समझाने की कोशिश करते हैं, उसका इवेल्युएशन करते हैं अच्छे से कि क्या वो वाकई सीरियस है इस चीज़ को लेकर कि नहीं है। और फिर उसको 1 साल का टाइम देते हैं जहाँ पे उसको काउंसलिंग के साथ साथ उसको कहते हैं कि जो जेंडर आपको आपकी लाइफ में चाहिए है उस जेंडर के फॉर्म में आप ऐसे ही कपड़े बदल के रहो, बिल्कुल वैसी ही लाइफ जियो। और अगर वो सक्सेसफुली 1 साल तक करता है और उसकी लाइफ की क्वालिटी अच्छी हो जाती है और वो खुश रहता है ऐसा करके, तब हम उसके ऊपर एक्चुअली सर्जरी करते हैं। तो इस टाइम पे जब वो 1 साल इस तरह का कपड़े बदल के रहना स्टार्ट करता है, उस वक्त काउंसलर का बहुत बड़ा रोल होता है, जहाँ काउंसलर उसको नोटिस करता है, उसको समझता है, उसको ऑब्जर्व करता है, उसका मेंटल एनालिसिस करता है, जिससे पता चलता है कि वो पेशेंट जो पर्सन है वो कितना विलिंग है उस तरह की लाइफ जीने के लिए। तो सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी ऐसे ही किसी को भी ऑफर नहीं करते, और इवन 18 साल से कम उम्र के को तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, होता ही नहीं है, ये इलीगल है 18 साल से कम उम्र के किसी इंसान का करना, के ऊपर ऐसा कुछ करना। 1 साल की साइकोथेरेपी होती है उनकी, और वो रियल लाइफ टेस्टिंग हम जिसे कह सकते हैं कि वो रियल लाइफ में 1 साल तक वैसे ही बन के रहता है जिस जेंडर में वो जाना चाहता है। जैसे कि सपोज अगर हम मेल की बात करें, जब सपोज मेल है और उसने 1 साल बिता लिया फीमेल बन के, अब वो सर्जरी के लिए बिल्कुल तैयार है, तो अब हम क्या करेंगे उसके साथ? हम उसमें विजाइनोप्लास्टी करेंगे। प्लास्टी होता है कि उसकी बॉडी में पेनिस निकाल के, टेस्टिस निकाल के विजाइना फिट करेंगे सर्जरी के थ्रू।
जो सर्जन है वो परमानेंटली उसके मेल हेयर ग्रोथ को हटा देगा। और प्लास्टिक सर्जरी की हेल्प से उसके अंदर जो लेरिंग्स होती है जो वॉइस बॉक्स होता है जहाँ से आवाज़ निकलती है, उस पे भी प्लास्टिक सर्जरी होगी, सो दैट उसकी जो वॉइस है वो मेल जैसी ना होकर अब फीमेल जैसी निकलेगी, क्योंकि वो फीमेल बनना चाहता था। तो बेसिकली जो भी मेल की पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक होती है वो हटा के फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी बॉडी में इम्प्लांट किए जाते हैं। नाउ अगर सपोज कोई फीमेल है जो मेल बनना चाहती है, उसमें भी सेम ऐसी प्रोसीजर होता है कि उसकी बॉडी में जो फेशियल एंड बॉडी हेयर है वो क्योंकि उसको मेल बनना है, फीमेल को मेल बनना है, तो ऑब्वियसली उसमें बॉडी के हेयर ग्रोथ होंगे। अगेन इन्होंने बताया है जो विमेन बनने का ऐसे पेशेंट, मतलब मेल की बात करूँ तो अगर वो वुमेन बनना चाहता है तो उसको ऑब्वियसली फेशियल हेयर नहीं चाहिए है। और अगर मुझे यानी कि अगर कोई मेल है और उसको फीमेल बनना है तो ऑब्वियसली उसको फेशियल हेयर नहीं चाहिए, तो हमें उसको एक मेडिसिन देनी होती है जिसको हम बोलते हैं साइप्रोटिरॉन एसीटेट। साइप्रोटिरॉन एसीटेट यहाँ पे इन्होंने नाम दिया हुआ है। तो इससे जो फेशियल हेयर है वो जाना शुरू हो जाएंगे। तो मेन को वुमेन में चेंज किया जाता है इस तरह से सर्जरी के थ्रू। और मेन को विमेन में चेंज करके उसमें हार्मोनल थेरेपीज भी दी जाती हैं जिससे वो वैसे ही विमेन जैसा करने लगे। अगर विमेन में क्या करेंगे, अगर कोई लेडी जेंट्स बनना चाहती है तब क्या करेंगे, तभी भी इसी तरह का चीज़ होगा कि उसके ब्रेस्ट रिमूव किए जाएंगे, उसके यूट्रस रिमूव किया जाएगा, ओवरीज रिमूव की जाएगी एंड फिर फेलोप्लास्टी परफॉर्म की जाएगी। फेलोप्लास्टी इज इम्प्लांटेशन ऑफ टेस्टिस एंड पेनिस। तो मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स को इम्प्लांट किया जाएगा उसकी बॉडी में। फिर अगेन फीमेल मेंस्ट्रुएशन होता है, पीरियड्स होते हैं, उसको बंद किया जाएगा। तो उसके लिए जो ऑपरेशन किए जाएंगे, ऑपरेशन के बाद कुछ ड्रग्स भी दिए जाते हैं। एक ड्रग है लिनेस्ट्रिनॉल लाइनेस्ट्रिनॉल। ये ड्रग है जो मेंस्ट्रुएशन को सप्रेस कर देगा। सो जब ऐसी चीज़ें होती हैं, जब इन दो मेल की या फीमेल की सर्जरी हो रही है और उनको दूसरे जेंडर में ले जाया जा रहा है, तो बहुत सारा उनके ऊपर प्रेशर होता है, मेंटल प्रेशर बहुत होता है, सोशल प्रेशर भी, इश्यूज भी होंगे बहुत सारे। दुनिया जो आसपास रहती होगी उसको तो पता होगा कि क्या हो रहा है, एंड देन पर्सनली भी इशू हो जाएंगे। उसके ऑक्यूपेशनल इश्यूज भी होंगे क्योंकि उसकी तो पूरी लाइफ बदल जाएगी ना। 18 साल के बाद वो ये सर्जरी करा रहा है। अब 18 साल तक वो किस जेंडर में जी रहा था और 18 साल के बाद उसने अचानक से अपना जेंडर चेंज करा लिया। अब उसका कैरेक्टरिस्टिक, उसका जो जॉब है, उसकी जो क्वालिफिकेशन थी, एजुकेशन थी और उसका जॉब, दोनों में कितना वेरिएशन आएगा। यू कैन इमेजिन कि किस लेवल से वो इंसान गुजरेगा, उसको किस किस लोगों को जवाब देना पड़ेगा और कितने लोग उसको जज करेंगे। तो ये बहुत ट्रॉमेटिक स्टेज होती है जब ये होता है। लेकिन अपनी हैप्पीनेस से ज़्यादा बड़ी चीज़ क्या होती है, ये सोचकर इन लोगों की सर्जरी की जाती है, क्योंकि ये वैसे भी खुश नहीं होते हैं एंड परफॉर्मेंस लेवल भी, उनकी लाइफ की क्वालिटी ख़राब होती है। सो दैट इज़ वाई ये सर्जरी की जाती है। एंड देन फिर उसके जो इश्यूज़ होते हैं उसको फिर हम टैकल करते हैं वन बाय वन। सो उसको टैकल करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, उसको टैकल करने के लिए काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, साइकोथेरेपी की ज़रूरत होती है। अगेन कुछ स्कॉलर्स ने जब स्टडी करी तो उन्होंने बताया है कि जो जेंडर है, जेंडर ये एक परफॉर्मेंस होती है। मतलब स्कॉलर्स कौन होते हैं? स्कॉलर्स होते हैं जो पीएचडी करके रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं बहुत सारे लोगों के ऊपर एंड देन कुछ कंक्लूजन पे आते हैं, उनको हम स्कॉलर्स कहते हैं। रिसर्चर्स बेसिकली जिन्होंने पीएचडी कर रहे होते हैं जो। तो इन्होंने एक स्टडी करी और उसमें इन्होंने बताया कि जेंडर एक्चुअली हमारी परफॉर्मेंस है और वो हम बर्थ के बाद से समझना शुरू करते हैं। तो यानी अब जैसे कि मेरा जेंडर है फीमेल, तो मैं फीमेल जैसे एक्ट कर रही हूँ, क्यों? ये मेरी परफॉर्मेंस है। मैंने कैसे सीखा? मैंने बर्थ के टाइम पे, बर्थ के बाद मुझे पता चला
कि हाँ मेरी बॉडी में इस तरह की चीज़ें होंगी तो मैं लड़की कहलाऊंगी। अब बाकी लड़कियों को जब मैंने दिस दैट्स अ लर्नेड बिहेवियर, बाकी लड़कियों को देखा वो कैसे बिहेव करती हैं, एंड देन आई स्टार्टेड कॉपिंग एंड लर्निंग फ्रॉम देम। सो ये मेरी परफॉर्मेंस हो गई कि येस, अगर इफ़ somebody is a female then that person has to perform accordingly. So that is why scholars ने यही बोला कि ये जो जेंडर है ये एक तरह का परफॉर्मेंस है, और जैसे से टाइम निकलता जाता है इंसान अपने जेंडर को पहचानता है और उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्मेंस देने लगता है। तो जेंडर आइडेंटिटी अलग सेपरेट इशू होता है जिसमें इंसान अपनी परफॉर्मेंस को कोरिलेट नहीं कर पाता उसके बॉडी के मेकअप से। नाउ अब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है। जीआईडी में साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर होता है उसके लिए क्या ट्रीटमेंट देना है उसके बारे में बात करते हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जो है उन्होंने ट्रांसजेंडर्स के बारे में बात करी है कि जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन एंजाइटी के शिकार होते हैं। इवन वो सुसाइड भी अटेम्प्ट करते हैं, अपने आप को हार्म पहुंचाने की भी कोशिश करते हैं। तो अपने आप को हार्म पहुंचाने को क्या बोलते हैं? सेल्फ म्यूटिलेशन। तो खुद को हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और अच्छा, और ये वो लोग होते हैं जो कभी ट्रीटमेंट के लिए भी नहीं आते। उनको इतनी सारी चीज़ें हो रही होती हैं लेकिन ये ट्रीटमेंट के लिए भी कोशिश नहीं करते कि आके अपना ट्रीटमेंट कराएं अगर इनको ऐसा फील होता है। एवरेज इंसान से ज़्यादा इनको डिप्रेशन एंजाइटी के शिकार होते हैं, स्टिल दे डोंट कम। सो अगर जीआईडी ट्रीट नहीं होता है, अनट्रीटेड रह जाता है, तो ये और भी बहुत सारे इमोशनल डिस्ट्रेस में डाल देता है पेशेंट को, और बहुत सारे दूसरे डिसऑर्डर भी इनमें होने लगते हैं। इनकी जो लाइफ होती है उसकी क्वालिटी ख़राब होने लगती है, इनकी परफॉर्मेंस ख़राब होने लगती है, जो इनकी एबिलिटीज़ है वो डाउन चली जाती है, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे वर्क हो, चाहे स्कूल हो, कहीं पे भी जहाँ पे भी होंगे वहीं परेशान हो जाते हैं ये लोग। तो ट्रीटमेंट क्यों ज़रूरी है? इनको ट्रीटमेंट इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हम इनको हेल्प करते हैं इनकी लाइफ को स्टेबल बनाने में, हेल्दी लाइफ जीने में हेल्प करते हैं, और इनको सिखाते हैं कि कैसे ये शांति से अपनी चीज़ें अचीव कर सकते हैं बिना एंग्शियस हुए। अब हम बात करेंगे बच्चे। अगर बच्चों को जीआईडी है तब हम क्या करते हैं? हम इन बच्चों को इंडिविजुअली तो काउंसलिंग करते हैं, इनकी फैमिली की भी काउंसलिंग करते हैं। सो इनका सोशल और फिज़िकल इंटरवेंशंस भी ज़रूरी है कि हम सोशली भी लोग इनको सपोर्ट करें, फिज़िकली भी इनको सपोर्ट मिले लोगों से, उसके ऊपर हम काम करते हैं। ये बच्चे जो होते हैं इनमें भी सेम चीज़ जो ऊपर मैंने बताई, डिप्रेशन हो जाता है, जनरलाइज्ड एंजाइटी देखने के लिए मिलती है। इनको एक और चीज़, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर के भी ये शिकार हो जाते हैं। सेपरेशन एंजाइटी होती है जब हम अपने माता पिता से दूर होने लगते हैं, या हमें इस बात का डर होता है कि मेरे अपने हमें छोड़ देंगे, या हमें साथ में नहीं रखेंगे, या हमसे दूर चले गए, उसको बोलते हैं सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। तो इनको वो चीज़ भी होती है, ये डरते हैं कि अगर मैंने मुंह खोल दिया कि भाई मुझे जीआईडी है, जीआईडी तो क्या, वो तो ये बोलेंगे कि भाई मैं लड़का जैसा फील करता हूँ या लड़की जैसा फील करता हूँ, ऐसा बोलेंगे। तो उनको डर रहता है कि भाई हमारे मेरे प्यारे अपने लोग मुझे छोड़ देंगे, इस वजह से ये सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर इनको हो जाता है। तो ये बच्चों में देखने के लिए ज़्यादा मिलता है। एडोलेसेंट्स की अगर बात करें तो ये भी डिप्रेशन के शिकार होते हैं, और कई एडोलेसेंट्स तो सुसाइड अटेम्प्ट भी कर देते हैं, सुसाइडल थॉट्स भी इनको आते हैं। सो इसके ऊपर भी ये काउंसलर्स को पता होना चाहिए एक्चुअली कि किस एज में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंसलिंग जो है, अगेन अगर एज अ काउंसलर मैं बात करूं तो आप किस चीज़ पे ध्यान देंगे? आपको काम ये नहीं करना कि आप अपने से डायग्नोस कर लेंगे भाई तुम्हें डिप्रेशन हो जाएगा, तुम्हें ये हो जाएगा, नहीं। हमें सिर्फ उनके सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव करने की बात करना है। सेल्फ एस्टीम इज समथिंग दैट काउंसलर ऑलवेज ऑलवेज वर्क विद एवरी पेशेंट। आपके पास जितने पेशेंट आएंगे 99% ऐसे होंगे जिनके सेल्फ एस्टीम इशू होंगे। आपको इसीलिए सेल्फ एस्टीम को कैसे रेज करना है उसके ऊपर हमेशा काम करना होगा। सो सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव करेंगे हम उनको, और जो भी कॉम्प्लिकेशन उसके साथ हो रही होंगी उसके ऊपर भी हमें काम करना होगा। हमें पेरेंट्स को भी एनकरेज करना होगा कि वो बच्चों को अपनी फैंटेसीज़ को एक्सप्लोर करने दें। पेरेंट्स को क्योंकि जानना ज़रूरी है कि उनके बच्चे के साथ इशू क्या है, और जब वो जान जाएंगे तो उनको ये बच्चे को करने देना है। अगर वो दूसरे जेंडर के कपड़े पहन के खुश रहना चाहता है, लेट द चाइल्ड डू दैट। उसका ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जिसे वो टॉलरेट कर सके।
पेरेंट्स को हमें सिखाना होगा कि वो जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज यूज़ करें। जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज मतलब करता करती इस तरह पे काम ना करें, बेटा ये कर लो, मतलब इस तरह से लैंग्वेज यूज़ करना है जो दोनों पे अप्लाई होती है, बेटे पे भी अप्लाई होता है, बेटी पे भी। तो जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज उनके साथ यूज़ करना है। और अगर कोई गे फ्रेंडली मीडिया अवेलेबल है, अगर बॉय है कोई, तो उसको वो भी देखने देना है, यूज़ करने देना है। बच्चे को एनकरेज करना है कि वो ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करे जो उसको इंटरेस्ट पैदा करती है, उसको करने में मज़ा आता है, विदाउट जजमेंट। उसको जज नहीं करना कि हाय मेरा बेटा तो लड़की बनना चाहता है, ऐसे करके रोना धोना नहीं है, गलत है ये। उसको अप्रिशिएट करना है जो भी वो काम करेगा। नाउ कमिंग टू बाकी के साइकोलॉजिकल जो थेरेपीज़ हैं, साइकोलॉजिकल जो थेरेपीज़ हैं वो क्या क्या हैं। अच्छा, साइकोलॉजिकल जो दूसरी टेक्निक्स हम अभी यहाँ देखेंगे, उनमें एक चीज़ है कि ये जो थेरेपीज़ हैं, ज़्यादातर कोशिश हमारी ये होती है कि जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर का जो कोर्स है उसको ऑल्टर करने में हेल्प करती हैं ये वाली थेरेपीज़। यानी कि जिस तरह का जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर में प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको हम हटाने की कोशिश करते हैं, मतलब साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ जीआईडी, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। और उस वो ठीक से एडजस्ट कर ले अपने एनवायरनमेंट में, वो मेन आइडिया होता है। अच्छा, ट्रांसजेंडर और ट्रांससेक्सुअल जो इंडिविजुअल होते हैं, ये सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हैं। हम मतलब कई लोग ही जजमेंटल होके ये सोचते हैं कि भाई ये तो इनकी तो लाइफ ही ख़राब हो गई है, कैसे करते हैं, बट ऐसा नहीं है। ये सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हैं, प्रोडक्टिव लाइफ भी जी सकते हैं, और बिल्कुल आम इंसान की तरह भी रह सकते हैं। तो काउंसलर का जो रोल होता है वो यही होता है कि उसको ये समझाएं, समझने में हेल्प करें कि ट्रू ट्रांससेक्सुअलिज्म क्या है और दूसरे डिसऑर्डर क्या होते हैं। ये ज़रूरी है, इस इशू को हमें बताना होगा। हमें ये भी बताना होगा कि क्या एक ट्रांसवेस्टिक फेटिश्म, ये भी हमने पहले पढ़ा था, सबसे पहला जो वीडियो था इस यूनिट का। इसका मतलब होता है कि इंसान सिर्फ दूसरे जेंडर के कपड़े पहनना चाहता है, लेकिन उसको बाकी और कुछ नहीं करना, बस वो दूसरे जेंडर के कपड़े पहन के खुश होना चाहता है। तो ये वो चीज़ है, वो उसको कोई जेंडर वेंडर चेंज नहीं कराना होता। सो अगेन, जेंडर डिस्फोरिया होता है जब बॉडी में एक एम्बिगुअस ऑर्गन्स होते हैं, मतलब ना तो मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं, बीच के होते हैं, तो या दोनों होते हैं, तो उसको जेंडर डिस्फोरिया कहते हैं। एंड होमोसेक्सुअलिटी अगेन सेम सेक्स के पर्सन से में इंटरेस्ट होना। तो ये अलग अलग कैटेगरी हैं, अलग अलग डिसऑर्डर्स हैं। तो इसीलिए, या हम इनको डिसऑर्डर भी नहीं कहेंगे, अब तो हाई कोर्ट ने भी बोल दिया कि कुछ चीज़ें डिसऑर्डर में नहीं आती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट इनफैक्ट, तो आप इसको डिसऑर्डर कैटेगरी में नहीं मानेंगे। लेकिन ये जो वेरिएशन है थॉट का या बॉडी का, उसको आपको ध्यान से समझना है, और ये पर्सन को भी समझाना होगा। जो भी पेशेंट्स होते हैं या उनकी फैमिलीज़ होती हैं, उनको इस बारे में एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ जाती हैं इन चीज़ों को लेकर, वो हमें जानना और बताना ज़रूरी है। इस डिसऑर्डर में क्या क्या हो सकता है, वो कैसे आगे बढ़ेगा ये डिसऑर्डर, वो भी हमें बताना ज़रूरी है। और क्या क्या जेंडर डिसऑर्डर में चैलेंजेस आते हैं, वो भी हमें बताना और जानना दोनों ज़रूरी है। जब हम जानेंगे तभी हम बता पाएंगे, है ना। तो जानना और बताना दोनों ज़रूरी है। नाउ मल्टी फेसेटेड थेरेपेटिक अप्रोच क्या होती है। मल्टी फेसेटेड थेरेपेटिक अप्रोच मतलब हम हर एक लेवल पे ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। हम सिर्फ ग्रुप और काउंसलिंग के थ्रू नहीं करते, यानी इंडिविजुअल काउंसलिंग तो कर रहे हैं, कपल काउंसलिंग भी कर रहे हैं, पेरेंट्स की भी काउंसलिंग कर रहे हैं। इसके अलावा, काउंसलिंग के अलावा हम हार्मोन की थेरेपी भी यूज़ करते हैं, जहां हम हार्मोन्स देते हैं उनको। इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में पढ़े कि क्या होता है। और रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी उसको कराते हैं, जब 1 साल पूरा इंसान दूसरे जेंडर रोल में रहता है, जीता है, एंड देन उसके बाद हम जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी पे काम करते हैं। तो फर्स्ट इज काउंसलिंग, देन हार्मोन थेरेपी, देन रियल लाइफ एक्सपीरियंस, एंड देन जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी। ये 4 स्टेप्स हो गए। सो इस पे हम काम करते हैं। अगेन, ये जो पूरा कोर्स है, ये बहुत इफ़ेक्टिव कोर्स होता है, रीजनेबल कोर्स होता है ट्रीटमेंट का, जहाँ पे ट्रांससेक्सुअल लोग जो होते हैं, वो जब सेक्स रीअसाइनमेंट थेरेपी के लिए जाते हैं, तो उनको किस तरह से हमें काम कैसे बताना है, ये सारी चीज़ें ये हमें पता होना चाहिए। इसमें हार्मोनल ट्रीटमेंट भी शामिल है और सर्जरी भी शामिल है। अच्छा, 2 तरह की सर्जरी होती है। एक होता है जेनाइटल रीअसाइनमेंट सर्जरी,
जिसे GRS भी कहते हैं, और दूसरी होती है सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी, जिसे SRS कहते हैं। इन दोनों में फ़र्क है, दोनों एक चीज़ नहीं है। जेनाइटल रीअसाइनमेंट सर्जरी का मतलब होता है कि हम जेनाइटल एनाटॉमी को सिर्फ चेंज कर रहे हैं, उसको करेक्ट कर रहे हैं, जबकि सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी का मतलब होता है कि हम सिर्फ हम सब कुछ चेंज कर रहे हैं, उसकी बॉडी का हर एक चीज़ चेंज करेंगे। एक ट्रांससेक्सुअल पेशेंट के ऊपर होता है। सो जेनाइटल रीअसाइनमेंट सर्जरी उनके साथ होती है जिनकी बॉडी में सही से ग्रोथ नहीं हुई उस पर्टिकुलर ऑर्गन की। वो है, एग्जिस्ट करता है ऑर्गन, लेकिन ठीक से नहीं है, एम्बिगुअस है, कंफ्यूजिंग सा है, कुछ अजीब सा है, तो उसको ठीक करने के लिए GRS किया जाता है। जबकि सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी ट्रांससेक्सुअल लोगों के साथ की जाती है जिनके सब कुछ ठीक है, लेकिन वो अपने आप को उस रोल में नहीं कोरिलेट कर पाते, तब की जाती है। नाउ कमिंग टू हार्मोन थेरेपी में हम क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा हम डिटेल करेंगे। हार्मोन थेरेपी में अगर कोई मेल है और वो फीमेल बनना चाहता है, तो उसके जो ओरिजिनल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको हमें दबाना पड़ेगा, और फीमेल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर लाने पड़ेंगे, जैसे कि ब्रेस्ट्स हो गया, बॉडी फैट हो गया, फेमिनाइन बॉडी शेप हो गई, ये सारी चीज़ें लानी पड़ेंगी। तो और अगर फीमेल टू मेल बन रहे हैं तो अगेन फेशियल हेयर और बॉडी हेयर को प्रमोट करना होगा फीमेल की बॉडी में, सो दैट वो मेल जैसा बनना शुरू हो जाए, और इसके लिए हमें टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन देना होगा उसको। नाउ ट्रांसजेंडर ट्रांजिशन सर्विसेज, ट्रांसजेंडर ट्रांजिशन सर्विसेज क्या है? ट्रांसजेंडर ट्रांजिशन सर्विसेज जो होती है, ये बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट्स और प्रोसीजर्स हमें करने होते हैं, सो दैट इंडिविजुअल का जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आए हैं उनको कंसीडर किया जाए। मेडिकली अगर वो नेसेसरी है तो मेडिकली डॉक्टर इसमें इंटरफेयर करते हैं और ट्रांसजेंडर पर्सन के में चेंजेस ले आते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है, ट्रांसजेंडर मतलब जो फील कुछ और करता है और उसकी बॉडी में कुछ और मेकअप है, इस तरह से। तो इस तरह की सर्जरी से पहले, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, कि लॉन्ग पीरियड तक हम उसको हार्मोन की थेरेपी देते हैं, एंड देन जब हार्मोन से उसमें चेंजेस आ जाते हैं तो फिर हम उसके बाकी सर्जरी के थ्रू चेंजेस लाते हैं। तो मेल को अगर फीमेल बनाना है तो हमें एस्ट्रोजन करके फीमेल का हार्मोन होता है, वो देना होता है। मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है जो फीमेल को मेल बनाने के लिए दिया जाता है। और भी हार्मोन्स हैं, हम सिर्फ बेसिक पढ़ते हैं, इसीलिए मैं बाकी चीज़ें नहीं आपको बता सकती हूँ, लेकिन जो करते हैं सर्जरी और जो डॉक्टर्स होते हैं दे न्यू मोर इन डिटेल्स। तो जो एस्ट्रोजन जो फीमेल हार्मोन है वो क्या करता है, मेल्स में ब्रेस्ट्स एनलार्जमेंट कर देता है, टेस्टिस को रिड्यूस कर देता है, छोटा कर देता है, बॉडी के हेयर हैं उनको कम कर देता है। जो फीमेल्स होती हैं जिनमें जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर होता है, उनको हम टेस्टोस्टेरोन देते हैं, जिसमें उनकी वॉइस में चेंज आने लगता है, उनके बियर्ड आना शुरू हो जाती है, इस तरह से। तो जो हार्मोन का ट्रीटमेंट जब हम देते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का बात की है मैंने, ये दोनों मेल एंड फीमेल हार्मोन्स थे। तो इनको जब हम इनका ट्रीटमेंट जब देते हैं तो जो एडल्ट है उसको ये बोला जाता है कि तुम उस जिस जेंडर में जा रहे हो उसमें उसकी लाइफ 1 साल जी के देखो, और जब वो जी रहा उस 1 साल उस लाइफ को जीता है तो साइकोलॉजिकल उसकी टेस्टिंग हो रही होती है, और या फिर साइकियाट्रिस्ट उसके ऊपर सुपरवाइज कर रहा होता है। मेडिकल डॉक्टर, सर्जिकल स्पेशलिस्ट, ये सब फिर इन पूरा का पूरा प्रोसेस को अंजाम दे देते हैं बाद में, अगर सब कुछ ठीक चलता है तो। जो भी कैंडिडेट सेक्स चेंज सर्जरी के लिए आता है उसको, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इवेलुएट करते हैं। इसको मैं पास ऑन कर सकती हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया। अगेन इसके अलावा हम उसकी काउंसलिंग के अलावा उसके जो पीयर सपोर्ट भी ज़रूरी है, यानी उसके जो दोस्त हैं, उसके साथी हैं, उनका सपोर्ट भी ज़रूरी है, फैमिली का भी सपोर्ट ज़रूरी है, सो दैट ये चीज़ स्मूथली हो सके, उसको कुछ स्ट्रेस ना आए। तो सोशल, पर्सनल एंड ऑक्यूपेशनल इश्यूज़ का जो है उसको भी हमें रिजॉल्व करना पड़ता है। अगेन स्पीच थेरेपी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑपरेट जब करते हैं तो ये वॉइस बॉक्स पे भी हम ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो इसीलिए जो इंडिविजुअल है उसकी वॉइस को हमें जब करते हैं सर्जिकली ठीक करते हैं तो उसकी स्पीच थेरेपी भी बहुत ज़रूरी है। वो किस तरह से अब बोलेगा, किस तरह से उसकी आवाज़ निकलेगी, वो सारी चीज़ें भी हमें देखना पड़ता है उस पर्टिकुलर सेक्स के हिसाब से। यानी कि फ़ीमेल की पिच ज़्यादा होती है एंड लाउड कम होती है, हार्शनेस कम होती है, मेल्स में हार्शनेस ज़्यादा होती है, पिच कम होती है, इस तरह से। अब इन्होंने स्टेप वाइज, ये लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, स्टेप्स बताए हैं जो ट्रीटमेंट में, जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में हम करते हैं। जब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक ऊपर हमने इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा,
क्योंकि कोई भी जो ट्रीटमेंट के लिए आता है, आप एकदम से उसकी बात नहीं मान सकते कि भाई उसने बोला और आप मान गए। बीइंग अ काउंसलर आपको क्या करना है वो इन्होंने बताया। पहली चीज़, आपको आइडेंटिफाई करना है और चैलेंज करना है जो भी उसके अंदर नेगेटिव थॉट होते हैं अपने खुद के बायोलॉजिकल सेक्स को लेकर। सपोज एक लड़का आता है आपके पास और वो लड़की बनना चाहता है और वो आपको बोलता है कि लड़के, वो क्या करेगा, क्योंकि वो लड़की बनना चाहता है इसलिए वो लड़कों की बुराई करेगा कि लड़के बुरे होते हैं, इनको कोई फैशन और आर्ट की समझ नहीं होती, ये ऐसा, मतलब हमेशा क्रिटिसाइज करेगा मेल्स को, जबकि उसकी खुद की बॉडी में मेल पार्ट ही हैं, बट वो फीमेल बनना चाहता है। तो आपको उसकी उस गलत बात को रेक्टिफाई करना है, आपको उसकी पूरी बात माननी नहीं है, आपको उसको बताना है कि नहीं, बहुत सारे मेल्स ऐसे हैं जो फीमेल वाला काम करते हैं, फीमेल से एक्चुअली काम तो कोई भी कर सकता है। आपको इस तरह से बोलना है कि फीमेल प्रोमिनेंट कोई रोल नहीं होता, ये तो हमारे समाज ने पैदा किया है ना चीज़ें। तो आपको ऐसे बहुत सारे मेल्स हैं, वो शेफ़ हैं, बहुत अच्छे शेफ़ हैं, बहुत सारे ऐसे मेल्स हैं जो बहुत अच्छे फैशन डिज़ाइनर हैं। तो क्या वो उनको वो मेल को आप बुरा कैसे बोल सकते हो? ऐसे करके उसके जो भी गलत थॉट प्रोसेस है उसको हमें सही में कन्वर्ट करना है, उसकी जो गलत चीज़ है उसको गलत ही बोलेंगे हम। जो उससे हो सकता है ऐसा करने से ही वो सेक्स चेंज करने की बात ना करे और वो रेक्टिफाई कर ले अपने थॉट प्रोसेस को। क्या पता सिर्फ इन्हीं विचारों की वजह से वो अपना सेक्स चेंज कराना चाहता हो, तो दिस इज़ रॉन्ग ना। आप अपनी बॉडी के साथ खेल नहीं सकते सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपके कुछ सोच गलत है। तो आप उसकी सोच को सही करके उसको इस रास्ते से हटा सकते हैं। दूसरा जो स्टेप है जो आपको लेना है, दूसरा स्टेप ये है कि ऐसे तरीके निकालें कि वो अपने बायोलॉजिकल सेक्स से आइडेंटिफाई कर सके। मतलब कि वो बोलेगा तो कि मुझे लड़कियों जैसे कपड़े पहनने पसंद है, ये वो, लेकिन अगेन उसको लड़कों जैसा क्या करना पसंद है, अगर वो लड़का है तो उसको लड़कों जैसी क्या एक्टिविटी पसंद है, वो हमें उसको पूछना पड़ेगा, पता करना होगा और उसको समझाना होगा कि वो किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकता है अपने खुद के बायोलॉजिकल सेक्स और अपने जेंडर आइडेंटिटी को कोरिलेट कर सकता है। तो हमें वो भी करने की कोशिश करनी है। जब ये दोनों स्टेप्स फेल हो जाते हैं तब हमें आगे उसके ऊपर काम करना है। अब हम उसके फिजिकल इश्यूज को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग जिनको जीआईडी होता है उनकी बॉडी में कोई खराबी नहीं होती, मतलब बॉडी में सारे ऑर्गन्स वैसे ही होते हैं जो वो खुद होता है, यानी कि मेल अगर है तो वो मेल वाले सारे नॉर्मल बॉडी पार्ट्स होंगे। और कुछ ऐसे होते हैं जो हर्मेफ्रोडिक होते हैं या फिर एम्बिगुअस जेनाइटेलिया होती हैं। तो ये दो तरह के लोग आते हैं जो जीआईडी के शिकार होते हैं, जिनकी बॉडी में चेंजेस जो जो जेनाइटेलिया, एम्बिगुअस जेनाइटेलिया है जिसमें, उनमें तो चलो सर्जरी बनती है, मतलब हम ठीक है उनकी लाइफ की क्वालिटी को ठीक कर सकते हैं अपीयरेंसेस अगर हम चेंज कर दें उसकी बॉडी का। लेकिन जो नॉर्मली जिसकी बॉडी है उसको तो हमें समझाना होगा कि हमारे जो बॉडी में दो चीज़ें होती है, एक होती है फिनोटाइप, एक होती है जीनोटाइप। फिनोटाइप होता है कि आपकी बॉडी का मेकअप कैसा है और जीनोटाइप जो आपके जीन्स में आया है। तो ये जो हमारा सेक्स है वो हमारे जीनोटाइप पे डिपेंड करता है, यानी कि अगर एक्स एक्स जीन्स है हमारे तो हम फीमेल है एंड एक्स वाई है तो मेल है। ये जीनोटाइप है। अब ये जो जब ये वाले क्रोमोसोम्स बॉडी में आ जाते हैं तब जाके बॉडी का मेकअप होता है और इन्हीं जीन्स के अकॉर्डिंगली बॉडी में चेंजेस होते हैं। तो ये हमें उसको समझाना होगा। तो और अगर बॉडी में जो मेकअप है उसको चेंज करके क्या वो अपने जीन्स को चेंज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जो उसके अंदर जीनोटाइप बना हुआ है एक्स एक्स का वो हरगिज चेंज नहीं कर सकता चाहे कितनी भी सर्जरी करा ले। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमें समझाना होता है उनको जब वो हमारे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं। तो ये सिर्फ सुपरफिशियल चेंजेस ला पाएगा अगर वो सर्जरी कराता है। तो बेसिकली सर्जरी एक लास्ट ऑप्शन होता है, जब कुछ भी काम नहीं आता तब हम सर्जरी को ऑप्ट करवाते हैं। अदरवाइज उसको ऐसे ही ये चीज़ें बताने की कोशिश करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर का यूनिट, और इसमें जितना भी जो भी मैं समझा सकती थी मैंने आपको समझाया। आई होप मेरे वीडियोस आपको यूज़फुल लगते हैं। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और देखते रहें मेरे वीडियोस और अप्रिशिएट करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी सेफ, बाय बाय।